हेलो दोस्तों। आज का नया सेट जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा कहलाता है। हल्के ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्राकृतिक है, अम्लीय प्राकृतिक है, तटरक्षक है, या इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन कर रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर कौन सा सोडा बनता है। हल्के ऑक्सीकारक है, या क्षारीय प्राकृतिक का बनता है, या अम्लीय प्राकृतिक का बनता है, या तटरक्षक का। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, ये बनता है जो अम्लीय प्रकृति का जो ऑप्शन बनता है। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। तर और नैप्थलीन के मिश्रण के को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। उत्क्षेपण के द्वारा, आशोधन के द्वारा, छानना के द्वारा, या आंशिक आशोधन के द्वारा, या ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है तर और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, उत्क्षेपण के द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। वाष्पीकरण, हिमांकन, पिघलन, उत्क्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, उत्क्षेपण कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में कहते हो सब्लिमेशन। गामा किरण विखंडन प्रक्रिया में शीघ्रता का कारण होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या ऑप्शन ए भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गामा किरण विखंडन का प्रक्रिया में शीघ्रता का जो कारण होता है वो इनमें से कौन सा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी, न्यूट्रॉन। वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, या मिश्रण है, या द्रव प्रदूषक है, या इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है, तो वायु हो जाएगा मिश्रण। और मिश्रण इसलिए हो जाएगा ना कि वायु में कोई एक पार्टिकल नहीं होता है। वायु में बहुत सारा होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कुछ आंशिक पार्ट न्यूट्रोजन होता है, कोई मॉलिक्यूल्स होता है, कोई धूल कण होता है। इसलिए इनको मिश्रण कहा जाता है क्योंकि कई पार्ट से, कई तत्व से मिले हुए होते हैं ना। किसी परमाणु तत्व का आइसोटोप हुआ है नाभिक जिसमें ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या वह होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मुख्यतः रासायनिक माना जाता है। H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl, या इनमें से कोई नहीं। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मुख्यतः रासायनिक माना जाता है। तो ये हो जाएगा H2SO4। इसको हम लोग अम्लीय का राजा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है। 28, 287, 288, या 2882। यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न है जो सही दर्शाया गया है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी, 2882। 288 है जो इसका पैटर्न सही दर्शाया गया है ना। इसका ऑप्शन, इसका फॉर्मूला तो निकालने का 2n²। क्षारीय और क्षारीय पार्थिव धातुओं का समानता गुणधर्म क्या है। क्षारीय और क्षार धातु, वैशिक, उदारीय और एथिलीन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय और क्षारीय प्रवृत्ति पार्थिव धातुओं का समानता गुणधर्म क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए, क्षारीय और क्षार धातु। कुछ ऑप्शन ऐसा रहता है ना जो कि आप लोग देख कर भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये सही होगा, है ना। तो इसलिए हर चीज़ को रटना नहीं होता, कुछ को समझना होता है। कुछ अगर ना समझ में आ रहा तो उसको रट लिया कीजिए, बट कुछ को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर क्या सही होगा। आपने पढ़ा है, देखा है, रटा, फिर भी नहीं याद आ रहा है तो आप लोग उसको ना क्वेश्चन के अनुसार एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, एलिमिनेट के द्वारा भी आप लोग पता कर सकते थे। एक तत्व एक्स वायुमंडल कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक कौन सा सूत्र होगा। क्वेश्चन है कोई एक तत्व है वो है एक्स जो कि वायुमंडल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ अगर इसका यौगिक बनाया जाए तो कौन सा सूत्र बनेगा। सिंपल हो जाएगा,
XH4, X एक तत्व है जो कि हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है और X 4 तत्व है, तो वो ये 4 हो जाएगा, है ना। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻ सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। कोलाइड का कण का जो आकार है यह इनमें से कोई नहीं है। आप लोग सिंपली इसका फाइंड करके हमको ऑप्शन में बताइएगा क्या होगा, उसके बाद हम तो यहाँ से भी आप लोग को बता सकते हैं, बट नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ये आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम जांच करने के लिए आपके सीरीज में, आपकी वीडियो में हमने डाल दिया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड निम्न है? धूल है, धुंध है, धुआं है, मक्खन है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कोलाइड से अलग है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का धुआं। ये चारों से भिन्न होता है, अलग है। गैसीय या तरल या ठोस अवयवों में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, निर्जलीकरण, ऊष्मा गठन या द्विघटन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग अगर थोड़ा भी साइंस में कुछ देखे होंगे, पढ़े होंगे 8, 9, 10 में, तो याद आ रहा होगा, या नहीं तो फिर हम जो करवा रहे हैं आप लोग उसको सिंपली देखते जाइए, पढ़ते जाइए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जलीकरण आंसर हो जाएगा, है ना। एक ठोस को सीधा गैस में परिवर्तन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्क्षेपण कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, उबलन, इनमें से कोई नहीं। एक ठोस को सीधा गैस में परिवर्तन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्क्षेपण। जब पानी उबलता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ये ऑप्शन रिपीट हो गया ना। अच्छा, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, जब पानी उबलता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्रिस्टलीकरण के द्वारा, आशुवन के द्वारा, या अवसाद के द्वारा, या उत्क्षेपण यानी सब्लिमेशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कपूर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, उत्क्षेपण कहते हैं ना, इसे सब्लिमेशन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अयौगिक नहीं है? सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया, दूध, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है दिया गया है, ये चारों में से आपको एक ऑप्शन यह आइडेंटिफाई का है कि इनमें से कौन सा अयौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया, दूध, तो आंसर हो जाएगा दूध। ये दूध है जो ऐसा एक अयौगिक नहीं है। ग्लेवनाइजेशन में क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं ग्लेवनाइजेशन? लोहे पर एल्युमिनियम का लेप चढ़ाना, लोहे पर तांबे का लेप चढ़ाना, लोहे पर टीन का लेप चढ़ाना, लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। इसका मेरे ख्याल से तो आप लोग का उत्तर भी पता चल ही गया होगा, नीचे गलती से उत्तर भी लिखा रह गया। अच्छा, कोई नहीं, चलिए ऑप्शन डी, लोहे पे जस्ता का लेप चढ़ाना। लोहे को ग्लोबनाइजेशन करने हेतु प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोबनाइज में कहने का मतलब कि जंग लगने से रोकना, उस पर जंग ना लगे। क्रोमियम, जस्ता, निकेल, एल्युमिनियम। जस्ट हूबहू इसके प्रीवियस क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा वो पूछने का सेंटेंस वाक्य लंबा था, ये शॉर्ट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। जस्ता का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को ग्लोबनाइजेशन कहते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ये भी है, बट पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले वाले में डिफरेंट था, दूसरे वाले में डिफरेंट था, ये थर्ड वाला में डिफरेंट हो गया। तो आप लोग को है ना, जो क्वेश्चन देखे गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं शायद 2 वर्ड बढ़ा कर पूछ दे। आपको एक ऐसा वाक्य बना दिया जाए, कोई क्रियाकलाप करके बना दिया जाए कि XYZ वहाँ जा रहा था तो यहाँ पे ये हुआ तो वो हुआ, तो उस तरीके का क्वेश्चन आ भी सकता है। आपको टेंशन नहीं लेना है ना, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से अगर पूछता भी है तो आप लोग देख कर, पढ़ कर, समझ कर आंसर लगा सकते हैं। अभी मैंने सेम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा, और तीनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही, आंसर एक ही है ना। इसका भी देखिए, वो जस्ते का लेप चढ़ाना होगा, ग्लोबनाइजेशन के पाइप के परत पे होती है, जो कि होता है जस्ता का लेप, जिससे लगाने से जंग नहीं लगता है। CO2 समक का औसत pH मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 1, 2.5, 3.5 या 4, इनमें से कौन?
तो CO2 का जो pH मान है वो हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश माने वेक्टर, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, उसे कहते हैं स्केलर को अदिश राशि। यह सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन, वेग, बल या आयतन, तो ये आपका है ना जो आयतन है, जो कि यह सदिश राशि नहीं है। एक माइक्रोन के बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर, 1,000, 10,000, 10,000, हाँ 10,000 मिलीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। एक माइक्रोन किसके बराबर है? ये हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, आपको कोई ना कोई शिफ्ट, किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी दिन आपको जरूर हर हाल में 100 में 110% आपको एग्जाम में आना ही आना। एकदम आँख मूंद कर निश्चिंत रहिए कि इस तरह का क्वेश्चन ना आए, हो ही ना सकता। रेलवे का ग्रुप डी हो, NTPC हो, JEE हो, या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपका हर हाल में आना ही आना है। एक पिकोमीटर बराबर होता है, पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मिलीमीटर। तो पिकोमीटर हो जाएगा एक बार ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर। देखिए तीनों ऑप्शन क्या है? मिलीमीटर, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका मीटर। आपका एग्जाम में ये भी ऐसा भी रह सकता है मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो आपको उसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है, टोटल देख के जाना है, ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ऐसा ना कि 10⁻6 चारों ऑप्शन में दिया, बस मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर दिया हुआ और उसमें ही कन्फ्यूज कर जाए। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऊंचाई को नापता है, वायुमंडल दाब को नापता है, द्रव्यमान को नापता है, यात्रा की दूरी को नापता है। तो ऑडियोमीटर यात्रा की दूरी को नापता है। आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, किसकी यात्रा को दूरी को नापता है? प्रकाश वर्ष मापता है। प्रकाश वर्ष का क्या है? समय को नापता है, दूरी को नापता है, बल को नापता है, या तीव्रता को नापता है। यही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है जो ये दूरी को नापता है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा ही। प्रकाश वर्ष की इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम आपका है, पूछने का तरीका डिफरेंट है, पैटर्न चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया है ना। सूर्य की जीवन काल को नापता है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है, या समय को नापता है, या दूरी की नापता है। तो ये हो जाएगा दूरी को नापता है। किसकी दूरी को नापता है? तो प्रकाश की दूरी को नापता है ना। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये भी देखिए, ये भी 3 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गया। तीनों को पूछने का पैटर्न अलग, बट चीज़ एक ही, आंसर एक ही है ना। तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल होगा, या वेग होगा, विभव धारा होगा, या द्रव्यमान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आप लोग का आंसर सी, विभव धारा। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, डेसिबल है, या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान का हो जाएगा ये जो SI मात्रक होगा, ये केल्विन। विलक्षण ऊर्जा मापता है, ऊर्जा को नापता है, बल को नापता है। ऑप्शन सी 2 ऑप्शन रिपीट हो गया। डी संवेग को नापता है, यही ऑप्शन किसी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो विलक्षण है ये ऊर्जा को नापता है। ये ना क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगता है ना कुछ और होना चाहिए। ये शायद एक बार हम इसको देख के ना कंफर्म करेंगे, हो सकता है तो आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। मटर के तने को घूर्णन किसी भी आसपास की संरचना को चारों ओर करने का उदाहरण को क्या कहते हैं? फोटोप्लाज्मा कहते हैं, थर्मोसेंस कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, कैमरोट्रोपिज्म कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मटर के जो तने को घूर्णन है किसी भी आसपास की संरचना को चारों ओर का उदाहरण क्या है? तो आपको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। केंद्रभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष बल, अंतरिक्ष में वस्तु की गतिमान गति, वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहना, वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ उड़ना, या इनमें से कोई नहीं। केंद्रमुखी बल जो है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये हो जाता है आपका होगा ऑप्शन बी, वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहना। प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया चयन के सिद्धांत दिया जाता है? मेंडल ने दिया था, डार्विन ने दिया था, शेमोल ने दिया था, या श्मिट ने दिया था? प्रजातियों के विकास की प्रकृति का चयन का सिद्धांत तो किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आप लोग का डार्विन ने दिया था। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तक, आश्चर्य गुण, अंतरण, या प्राकृतिक चयन? तो विकास का जो मुख्य कारण हो जाएगा आप लोग का प्राकृतिक चयन। विकास का कारण क्या है? जीवाश्म प्रमाण, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूल,
विरूपण, यांत्रण। तो विकास का जो कारण हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी विपुरण, विरूपण, विरूपण। माता पिता के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करता है? XO, XX, XY, ZW। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि ऑप्शन डी क्यों है? जेड तो आज तक हम क्रोमोसोम को, ZW तो आज तक हम क्रोमोसोम पढ़े नहीं, X होता है, Y होता है। तो भाई ऐसा इसका आंसर इसलिए हो गया ना कि माता पिता का क्रोमोसोम से क्या दर्शाता था? भाई यहाँ तो कुछ दिया हुआ ना, X दिया हुआ है, किसका X किसका Y कुछ दिया हुआ है नहीं, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर XW तो ZW होगा। और किसी का दिया रहता है कि अगर माता का X है Y का हो तो संतान कौन सा होगा, माता का Y पिता का X तो संतान कौन सा। ये एक तरीका ये क्वेश्चन बन सकता था, बट यहाँ पर किसी को किसी तरीके से क्लियर दर्शाया नहीं गया है। यहाँ पर इसमें से ऑप्शन डी होगा। आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमिनन मनुष्य, नियंत्रण मनुष्य या पॉक्सक्स मनुष्य। ये हो जाएगा वाला आप लोग का ऑप्शन बी। आप लोग का ना सिर्फ आंसर समझिए और देखिए, और अगर ना समझ आता तो रट लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं है कि जिस तरह का ऑप्शन मेरे क्वेश्चन में आ रहा है या और भी टीचर के द्वारा दिया जा रहा था सेम टू सेम ऑप्शन है। सेम ऑप्शन डिफरेंट भी रह सकता है, दूसरे तरीके से भी रह सकता है, लेकिन आंसर जो होगा वो सेम ही होगा, एक ही होगा, एक तरीके का ही होगा, एक शब्द का ही होगा, है ना। तो आप लोग का ऑप्शन आंसर किसका क्या होगा वो ध्यान में रखना है। जीवों को अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुवर्तन, सहभोजन, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में जो अधिक विविधता का कारण है वो तथा उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जुड़ा नहीं है? प्लास्टिस्ट या प्लाज्मा या हेटेरोक्रोमा परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिक से जुड़ा है जो नहीं है वो हो जाएगा प्लाज्म। ये ऑप्शन भी है जो इससे नहीं जुड़ा है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? गुणसूत्र का द्विगुण, गुणसूत्र का विखलन, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, गुणसूत्र का संकुचन। क्रॉसिंग ओवर ये जो होता है आप लोग का ऑप्शन सी के द्वारा होता है, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। लैंगिक जन्म में आनुवांशिक विविधता कैसे होती है? ऑप्शन है जीन के मिश्रण द्वारा यानी ब्लीडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव से, या जीन में मिश्रण से, या क्रॉसिंग ओवर से, या इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जन्म में आनुवांशिकता विविधता कैसे होती है? ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर से। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। एंथोसिलुलराइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेशन, या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएशन, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आप लोग का प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएशन, है ना। तो आप लोग आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 42 में से आप लोग का कितना सही हुआ, और इसी तरह हम आपका आगे की प्रैक्टिस सेशन लाते हुए यकीन मानिए 40 मार्क्स का जो है ना आपका यहाँ पर 110% कंप्लीट कराया जाएगा, और इसमें से ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से बाहर का चीज़ हो। जो भी है सारा कुछ 40 मार्क्स का यहाँ से अगर कहीं आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सोचने वाली सवाल ही नहीं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।